नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महस बनवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा, जो कि आपका ये वन लाइनर किताब है और इससे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर इंडियन पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 15 होगा। और आपका चैप्टर नंबर 15 महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 15, तो महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के तीन विधि अधिकारी, तो भारत के तीन विधि अधिकारी, तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अपर महाधिवक्ता तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ये आपका भारत के तीन जो है विधि अधिकारी, कानून लॉ जो आपके अधिकारी हैं। ठीक है, तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो भारत का प्रथम महान्यायवादी तो आपके जो महान्यायवादी कौन थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो एम सी सितलवार थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी एम जी सितलवार थे। भारत सरकार को कानून तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी आपका अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी तो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, तो राष्ट्रपति को द्वारा जो है महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य क्या है? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद तो संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई अधिकार करना। ठीक है, तो ये आपका तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, संविधान के अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना और सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, अनुच्छेद 76 का 4 आर्टिकल 76 का 4 जो है के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेगा? तो आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसद कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तो आपका सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो आपका जो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में आपके भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद, तो महान्यायवादी का पद संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नौकर मत वैधानिक एटीट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, तो आपका महान्यायवादी का पद संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक नौकर मत जो आपका वैधानिक एटीट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आपका वी नरहरि राव थे। ठीक है, तो आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो आपका महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, तो राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट जनरल ऑफ देता है। ठीक है, इंडिया देता है। संसद की लोक सेवा समिति, तो संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमीशन की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहता है। तो भारत की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी में बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सब प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय
निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या के पद का सृजन किसके द्वारा किया? तो आपका संविधान द्वारा किया गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल टेन्योर कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो आपका लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है लोक निधि का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। ठीक है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो आपका भारत के संचित निधि पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद दिया गया। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल जो दिया गया, तो आपका इधर आपका अनुच्छेद आर्टिकल है, इधर आपका संबंध विषय है। ठीक है, तो आर्टिकल 148, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति, ये आपका आर्टिकल 148 में बताया गया है। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति आर्टिकल 149 में, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर सकती है। आर्टिकल 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह, और आर्टिकल 151 में आकांक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। ठीक है, तो आपका रिपोर्ट वगैरह होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह, और आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां, और आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति एवं पदमुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अवकाश, मतलब कि उनका जब समाप्ति होता है कार्यकाल उनका जो है, तब उसके बाद कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कल चैप्टर नंबर 16 होगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 16 होगा, जो कि आपका संसद और पार्लियामेंट से होगा। ठीक है, संसद या पार्लियामेंट से। ठीक है, दोनों आपका एक ही नाम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, काफी अलग पड़ा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।